मास पॉइंट ज्योमेट्री होती क्या है, जैसे आपने तराजू देखा होगा, तराजू से सामान तोलता है गांव में, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो सामान तोलने में भी घपला कर देते हैं। आप देखते होंगे जो आपके यहाँ रद्दी लेने वाला आता है वो ज्यादा रद्दी लेके चला जाता है, पैसे कम देता है, तो वैसा कैसे हो पाता है? देखिए, अगर ये रॉड बिल्कुल बीचों बीच में है, बिल्कुल बीचों बीच में है, और ये दोनों बराबर लेवल पे हैं, तो ऐसा तभी हो सकता है जब ये M1 इस M2 के बराबर हो। यही बैलेंसिंग है। M1 बराबर M2, यही क्या है? बैलेंसिंग है। अगर ये दूरी इक्वल है तो अब किसी को बेईमानी करनी है, तब वो क्या करेगा, किस तरीके से करेगा वो जानते हैं। और फिर इसका गणित में क्या यूज है, ट्रायंगल में क्या यूज है, किस तरीके के सवाल पेपर में पूछे गए हैं, क्या ऐसे सवाल पेपर में आए हैं जिन पे मास पॉइंट लगती है, वो सब आप अभी अगले 5 मिनट में जानेंगे। ठीक है? कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई तराजू है और वो यहाँ पे स्टक है और यहाँ पे दूरी, जैसे अभी जो मैं बता रहा था पीछे, कि अगर किसी को वेट कम देना है या ज्यादा करना है तो वो करता क्या है, जैसे ये लीवर था, बीचों बीच ये था, वो क्या करेगा, इधर बढ़ा लेगा, यहां से तोलना चालू करेगा। यहां से तोलने के लिए यहाँ वेट ज्यादा आएगा, यहाँ वो रख देगा 5 kg, लेकिन आपके पास कितना जाएगा, 4 kg ही जाएगा। तो ये कहाँ पे रखे कि 5 के बजाय 4 जाए, तो ये दूरी जितनी वो कम करेगा उल्टा होता है, दूरी ये वाली 4 और ये वाली 5। कहने का मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल होना चाहिए 20-20। अगर वो 5 किलो का वाट रख के 4 किलो देना चाहता है तो उसको ये दूरी 4 और ये दूरी 5 पे ये रॉड लगानी पड़ेगी। ये बात आ रही है समझ? यही करते हैं, अगर आप कल को दुकान खोलेंगे तो आपको यही करना पड़ेगा। देखिए, M1 यहां पर वेट है और M2 यहां पर वेट है। M1 और M2 यहां पे वेट है दोनों। ठीक है? तो हमें क्या याद रखना है कि M1 का मल्टीप्लिकेशन L2 के साथ, L1 का M2 के साथ बराबर होता है M1 L1 M2 L2। आप ये कह सकते हैं मास का अनुपात और इस डंडी के दूरी का अनुपात उल्टा होता है, तभी ये बैलेंस हो पाती है। ठीक है? अब आपको एक चीज और क्या सीखनी है कि ट्राइंगल में जब 3 भुजाएं बैलेंस होती हैं तो वो किस तरीके से बैलेंस होती हैं, वो मैं आपको सिखाता हूँ, बड़ा मजा आएगा आपको। उसको कहते हैं हम लोग सिवियन थ्योरम। देखना, बड़े प्यार से समझाऊंगा। सिवियन थ्योरम, आपको पता है सिवियन थ्योरम किस चीज से बनी है? सीवा से। सीवा। अब आप कहेंगे जी मास्टर साहब ये सीवा क्या होता है? सीवा एक ऐसी लाइन जो आपने ट्राइंगल के अंदर वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे खींची है, उसे सीवा कहते हैं, ABC। तो ए से जो मैंने एक लाइन खींची इसे हम सीवा कहते हैं, बी से एक लाइन खींची और ये यहाँ पे बैलेंस हो गया, सब जगह से एक एक लाइन खींची और ये यहाँ पे बैलेंस हो गया, तो इसमें मास पॉइंट कैसे लग सकती है वो देखिए। ठीक है? मैंने कहा ये दूरी A है, ये दूरी B, ये दूरी C, ये दूरी D, ये दूरी E, ये दूरी F। कि अगर ये दूरी A है और ये B, तो मैं ये कह सकता हूं मास यहाँ पे A होगा भाई और यहाँ पे B होगा, क्योंकि BA और AB इक्वल होना चाहिए। अगर ये रेखा यहाँ पे बैलेंस है तो ये बैलेंस तभी हो सकती है जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर हो। ये बात सबको क्लियर है? अब समझना, मैंने कहा यहाँ पे D और ये C, तो आपने कहा यहाँ पे वेट D होना चाहिए और यहाँ पे C। अब देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता, यहाँ पे D है तो हमें D की गुणा ऊपर नीचे भी करनी पड़ेगी, हमें यहाँ भी D लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है इसके और इसके मास का अनुपात B अनुपात A होना चाहिए। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, D से D कट जाएगा, B अनुपात A होगा। इसका और इसका अनुपात क्या होना चाहिए? तो आपने कहा D और C होना चाहिए, और अभी तो क्या है, D और C नहीं है क्योंकि A है यहाँ पे, तो मैंने पहले A रख दिया है, A से गुणा कर दी। अब देखो A से A कटेगा तो D और C होगा या नहीं होगा? अब मैंने एक चीज क्या बताई आपको, मैंने बताई इसका इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका इसका मल्टीप्लिकेशन बराबर होना चाहिए। तो आपने कहा मास्सा BDF बराबर आ जाएगा CAE। तो मैं ये लिख सकता हूं, यहाँ पे B को इधर लेके जा रहा हूं तो A/B एक ब्रैकेट में, C के नीचे D को लेके जा रहा हूं C/D,
एफ को लेके जा रहा हूं ई के नीचे, ई बाई एफ बराबर 1 होता है। ये सेवियन थ्योरम है बेटा, ये क्या है? सेवियन थ्योरम। ये मैंने उसका प्रूफ बताया है। और अब 7-8 सवाल करेंगे जो पेपर में आए हैं, वो सवाल करेंगे ताकि मास पॉइंट ज्योमेट्री एकदम क्लियर हो जाए। सेवियन थ्योरम कहती है कि ए एफ बटे एफ बी, ए एफ बटे एफ बी, ठीक है, इंटू बी डी बटे डी सी इंटू सी ई बटे ई ए बराबर 1। कैसे याद रखेंगे इस चीज को? ए एफ यानी इसके बटे, इसके बटे और इसके बटे। भाई एबीसी की भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी है, भुजा एसी पर बिंदु ई इस तरह स्थित है कि सीई बराबर 1/3 एसी होता है। बीई और एडी एक दूसरे को बिंदु जी पर प्रक्षेपित करते हैं। एजी बटे जीडी क्या है ये बताना है। त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी है, भुजा एसी पर बिंदु ई इस तरह स्थित है कि सीई बराबर 1/3 एसी, सीई बराबर 1/3 एसी, ये 1 तो पूरा 3 है तो ये 2 हो गया। बीई और एडी एक दूसरे को जी पर काटते हैं। सोचो ये सवाल पेपर में आया है, मैंने नहीं बनाया, मैंने नहीं बनाया, सीजीएल 2019 टीयर 1 में आया है। देखो अब आप समझना एक बात कि अगर ये 2 है और ये 1 तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे वेट 2 होगा और यहाँ पे 1 होगा। अच्छा एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, वो आप पीछे भी जान सकते हो, मैंने लिख के तो दी थी कि जैसे यहाँ पे m1 वेट है और यहाँ पे m2, तो बीच में जो वेट काम करेगा वो m1 प्लस m2 करेगा। इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए जानना जरूरी है, ठीक है भाई। चलो अब आपने देखा कि अगर ये मिड पॉइंट है, ये बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये 2 है, वेट यहाँ भी 2 होगा और बीच में 4 होगा। अब आप खुद देखिए बड़े प्यार से, ये 1 वेट है और ये 4 है, ये लाइन कैसे स्टेबल है उसके लिए जरूरी है कि ये 4 और ये 1। यही सवाल में पूछा है कि एजी और जीडी बताओ 4/1। त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः, त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः एबी और बीसी पर स्थित बिंदु है। ए बी सी, डी और ई, बीडी और डीए का अनुपात 1:2 है, ये 1 और ये 2। सीई और ईबी का अनुपात 1:4 है, सीई और ईबी 1:4 है, ठीक है। डीसी और एई एफ पर काटते हैं, डीसी और एई एफ पर काटते हैं। सवाल पूछ रहा है कि एफडी और एफसी किसके बराबर होगा, एफडी और एफसी का अनुपात पूछ रहा है। गजब सवाल है। देखो भाई मैं ये कह रहा हूं अगर ये 2 है तो यहां 2 होगा वेट और यहां 1 होगा, और अगर यहां 1 की जगह 2 है तो 4 की जगह यहां 8 होगा। मानते हैं क्योंकि 2 चौक 8, 1 अट्टे 8, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इक्वल होना चाहिए। मैंने कहा यहाँ 2 यहाँ 1 तो बीच में 3 होगा। अगर ये 3 और ये 8 तो फिर दूरी 8 और 3 होगी, तभी तो 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24। इन्होंने कहा है एफ डी यानी कि 8 और एफ सी यानी कि 3, 8:3 आ जाएगा। ये सवाल भी CHSL 2020 में आया है, देखते हैं इसे कौन कर पाएगा। त्रिभुज XYZ में P, त्रिभुज XYZ में P XZ का मध्य बिंदु है, P XZ का मध्य बिंदु है। Q भुजा XY पर इस प्रकार है कि QZ PY को समद्विभाजित करता है, QZ PY को समद्विभाजित करता है, यानी ये दोनों इक्वल है, ठीक है।
यदि एक्स क्यू बराबर 24 है तो क्यू वाई की लंबाई बतानी है। वाह क्या गजब सवाल है। पी भी मध्य बिंदु था, ये 1 1 था और ये भी 1 1 है। अब आप ये बताइए अगर ये 1 1 है भाई तो यहाँ पे वेट 1 और यहाँ 1 तो बीच में 2 होगा। अब यहाँ 2 है, ये 1 1 है तो ये भी 2 होगा। अब पूछा क्या है सवाल में, क्यू वाई और एक्स क्यू दे रखी है। अगर ये 2 और ये 1 तो मैं कह सकता हूँ ये दूरी 2 और ये 1 होगी। अब एक्स क्यू 24 है यानी 2 की वैल्यू 24 है, क्यू बाई 1 की वैल्यू पूछ रहा है 12 होगी। ए बी और सी, ठीक है, ए ई बी एफ और सी डी, ए बी ए ई ए सी पूरा बना दिया। क्या रहा है बहुत ध्यान से समझना है, सवाल अगर करना है तो। ये 5 4 है भाई, 5 4 और ये 3 2 है और ये पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, बताना मुझे कि अगर मैं कहूं कि यहाँ 4 और यहाँ 5 तो यहाँ 4 वेट आ जाएगा, यहाँ 5 और बीच में 9 होगा। फिर मैं कहूं कि यहाँ 3 यहाँ 2 यानी यहाँ 3 यहाँ 2 बीच में 5 होगा। तो आप कहेंगे मास्टर साहब ऐसे अलग अलग कैसे हो सकता है, एक बार आप कह रहे हो बीच में 9 होगा, एक बार आप कह रहे हो कि बीच में 5 होगा। तो मैंने कहा 9 और 5 का मल्टीपल 45 ले लेता हूं बीच में। अब आप देखो इसका और इसका जो वेट आएगा ना उसका सम भी 45 होगा, एक ही ऑप्शन में हो रहा है 45 सी में। आगे करने की जरूरत है नहीं, सिर्फ सी में 45 हो रहा है, बाकी चाहते हो तो कर देता हूं। अब यहाँ 45 का मतलब क्या है कि मैंने 9 वाले को 5 से गुणा किया तो 5 25 और 5 चौक 20, ठीक है। और 2 और 3 वाले को मैंने 9 से गुणा किया तो 9 दूनी 18 उल्टा होगा और 9 3 27। तभी एक लड़का बोला कि मास्टर साहब यहाँ 20 यहाँ 27 तो इसका मतलब यहाँ 7 होगा, या यहाँ 25 यहाँ 18 तो भी 7 होगा, और यहाँ 20 यहाँ 18 यहाँ 38 होगा। तो ये 38 और ये 7 तो ये 38 हो जाएगी दूरी, ये 7, यही उत्तर है। समझ पाए? ये सवाल देख लीजिए। अभी मैंने सीवा थ्योरम बताई थी, क्या बताई थी, x बटे 5 इंटू 3 बटे 4 बताई थी इंटू 10 बटे 3 बराबर 1, यही बताया था। तो 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 3 से 3 कट गया, x कितना आ गया 3। लेकिन 3 लास्ट सवाल है आज की क्लास का। बीओ और ओई का अनुपात 2:3 है, 2:3। एई और ईसी का अनुपात 3:4 है। एओ और ओडी पूछ रहा है, यहां 2 आएगा यानी 2 का मल्टीपल होना जरूरी है। यहाँ 4 और 3 करूंगा तो बीच में 7 आएगा, तो मैंने पहले से ही 14 लिया। 14 का मतलब मैंने 2 से गुणा कर दी, ये 8 और ये 6, ये 8 और ये 6 और ये 14। अब 2 7 14 तो 7 दिया 21 आ गया है। अगर ये 21 है और ये 6 है तो ये 27 बीच में आ जाएगा, 27:8 आएगा। क्या हम गलत हैं या आप गलत हैं?